कहानी की शुरुआत में चिंग नाम की लड़की किसी से बचकर भाग रही थी। वो कहती है कि शावयी, अब तुम ये मत कहना कि मैं प्राइम मिनिस्टर की डॉटर और होने वाली क्वीन हूँ। कि तभी ही वो नीचे गिरने लगती है और कहानी हमें शुरुआत से बताई जाती है। कहानी की फीमेल लीड हमसे कहती है कि मैं चिंग फॉरेंसिक स्टूडेंट हूँ, पर जब से मैं शावयी से मिली हूँ तब से ही मैं एक स्क्रिप्ट ट्रैवलर बन गई हूँ। मैं अलग अलग कहानियों में जाकर कैरेक्टर्स को उसके गोल अचीव करने में उनकी मदद करती हूँ। तभी ही उसके पास से शावयी आती है। शावयी एक सिस्टम है। शावयी उसे कहती है कि एक अननोन स्क्रिप्ट में एक कैरेक्टर फंस गया है, तुम्हें जल्दी जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो चिंग कहती है कि कैरेक्टर कैसा है? तो शावयी कहती है कि ब्यूटीफुल, क्यूट, ओबीडियंट, जेंटल, प्राइम मिनिस्टर की बेटी और होने वाली क्वीन। चिंग सोचती है कि अब मैं क्वीन का रोल करने वाली हूँ तो बहुत ही मजा आएगा, पर फिलहाल वो नीचे गिर रही थी। बैक टू द स्टोरी। एम्परर चिंग को मारकर बेहोश कर देता है और एम्परर ही हमारी इस कहानी का मेन लीड है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो जेल में बंद थी। शावयी उसे कहती है कि एम्परर तुमसे शादी करना चाहते थे, पर जब उसने डिक्री लेकर अपने किसी यूनुक को भेजा तो उस यूनुक की लाश तुम्हारे घर में मिली। अब यूनुक की मौत का सारा शक तुम्हारी फैमिली चियाओ फैमिली पर जा रहा है, इसलिए एम्परर ने तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम्हें अरेस्ट कर लिया है। तभी ही वहाँ पर सैनिक एक बंदी को लेकर आ रहे थे। वो बंदा एम्परर को गालियां दे रहा था क्योंकि एम्परर ने उसे काफी बेरहमी से मारा था। ये नजारा देखकर चिंग कहती है कि मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना है। पर शावयी वो कहती है कि उस ट्रैवलर की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। तभी ही चिंग के सामने एक बंदा आता है। वो उसे कहती है कि तुम क्या मुझे बचाने आए हो, पर वो बंदा उसे तलवार मार देता है। चिंग कहती है कि ये कैसा बेकार सा स्टोरी प्लॉट है, पर वो मरकर वापस से जिंदा हो जाती है। तभी ही वो बंदा फिर से आता है एंड फिर से चिंग को मारकर चला जाता है। चिंग दोबारा जिंदा होकर अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने लगती है। जब वो बंदा तीसरी बार उस पर हमला करने के लिए आता है तो वो कहती है कि रुको, मैं होने वाली क्वीन हूँ, तो तुम्हें क्या डर नहीं लगता कि मेरे मरने के बाद एम्परर तुम्हें सजा देंगे? वो हमलावर कहता है कि इससे तुम्हें क्या? तो चिंग कहती है कि बाहर बारिश हो रही है पर तुम भीगे हुए बिल्कुल भी नहीं लगते, इसका मतलब ये है कि तुम इसी जेल के कोई सैनिक हो। वो बंदा चिंग को एरो मारकर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। फिर से चिंग जिंदा हो जाती है एंड चौथी बार ये सीन रिपीट होने जा रहा था। तो वो कहती है कि कमीने, तू फिर से आ गया। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम जियानरेन है? दरअसल में चाइनीज में जियानरेन का मतलब कमीना होता है। आपको शायद पता होगा कि चाइनीज में एक ही शब्द के चार मतलब होते हैं। चिंग कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारा नाम कमीना है। कि तभी ही वहाँ पर एम्परर आता है। वो कहता है कि तुम्हें इसकी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? चिंग उसे कहती है कि तुम हो कौन और तुमने मुझे मारने के लिए इस कमीने को भेजा? एम्परर सोचता है कि क्या इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? वो कहता है कि मैं सीक्रेट ऑपरेशन डिपार्टमेंट का हेड हूँ और मेरा नाम यूचिन है। चिंग कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। वो कहता है कि क्या तुम्हें बाहर नहीं आना है? वो कहती है कि क्या तुम मुझे बाहर निकालने वाले हो? वो कहता है कि नहीं। चिंग कहती है कि फिर ऐसा सवाल पूछा ही क्यों? देखो, तुम अभी प्राइम मिनिस्टर के केस को सॉल्व कर रहे हो, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, तो बदले में तुम मुझे बाहर जाने देना। ये सुनकर एम्परर मान जाता है। अगले सीन में वो सभी लोग चैम्बर में होते हैं। चिंग कहती है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े दिए हैं, ये काफी कंफर्टेबल है। तभी ही वहाँ पर एक सर्वेंट चाय देने के लिए आता है। उसने चिंग जैसे ही कपड़े पहने थे। तो चिंग कहती है कि तुम्हारे पास कितने सारे कपड़े हैं, पर फिर भी तुमने मुझे नौकरों के कपड़े दिए। वो कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी अभी क्लियर नहीं है, तो तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। अगले सीन में वो सभी लोग उसी यूनुक की लाश को एग्जामिन करने के लिए जाते हैं जिसकी मौत चिंग के घर पे हुई थी। चिंग उस लाश का एग्जामिन करने के बाद उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करके एम्परर को देती है। एम्परर ये देखकर उसे पूछता है
कि तुम तो बस एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, तुम्हें ये सब कुछ भी आता है? तो वो कहती है कि मैंने एक मेडिकल बुक में पढ़ा था। आगे वो सभी लोग दीवार कूदकर च्याओ फैमिली के घर पर जाते हैं, पर बेचारी चिंग चिंग दीवार पर ही अटक जाती है और खुद को वहाँ से छुड़ाने के चक्कर में बेचारी मुंह के बल आकर गिरती है। वो सोचती है कि ऐसे मौके पर तो हीरो हीरोइन की मदद करता है, पर इस कहानी में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही जा रहा है। एम्परर चिंग चिंग से कहता है कि ये घर तुम्हारा है तो तुम ही हमें लीड करोगी। अगले सीन में वो सभी लोग लेक के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उस यूनुक की लाश मिली थी। जियानरैन कहता है कि लोग बातें कर रहे थे कि लाश हवा में उड़ रही थी, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? चिंग चिंग देखती है कि पेड़ की कुछ डाली टूटी हुई है, तो वो कहती है कि बॉडी पेड़ से लटकाई गई थी, अंधेरे के कारण रस्सी नहीं दिख रही थी, इसीलिए सबको ऐसा लगा कि लाश हवा में उड़ रही है। चिंग चिंग कहती है कि वैसे च्याओ फैमिली किसी का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने ही घर में क्यों रखेगी? तो दिखने से ही लग रहा है कि ये च्याओ फैमिली को फंसाने की सरासर साजिश है। और एम्परर को जब यूनुक की मौत के बारे में पता लगा तो उसने बिना किसी इंटेरोगेशन के च्याओ फैमिली को सीधा अरेस्ट क्यों कर लिया? एम्परर को ये सुनकर गुस्सा आता है, वो उसे घूरने लगता है। तो चिंग चिंग सोचती है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। एम्परर कहता है कि 16 साल पहले एम्परर की जन्म देने वाली माँ की मौत भी कुछ इस तरह से ही हुई थी। तुम जानती हो कि पूरे नगर में कौन सी अफवाह फैली थी? वो कहती है कि मुझे ये बात कैसे पता होगी? तो वो कहता है कि लोग बातें कर रहे थे कि ये किसी डीमन का काम है। उसके बाद मेरी डिग्निटी चली गई, लोग मुझ पर हंसने लगे। जिसने भी ये मर्डर किया उसका बस यही मकसद था कि वो मुझे नीचा दिखाए। चिंग चिंग कहती है कि मैं समझ गई, ऐसे रूमर ज्यादा ना फैले, इसीलिए एम्परर ने च्याओ फैमिली को अरेस्ट कर लिया। पर मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, ये किसी डीमन का काम नहीं है बल्कि इंसान का है, बस हमें उस मर्डरर के बारे में कुछ पता नहीं है। आगे वो दोनों ही ये सारा सीन रिवाइज करते हैं कि उस यूनुक की मौत कैसे हुई होगी कि तभी ही उन पर हमला हो जाता है। चिंग चिंग को बचाने के चक्कर में एम्परर को थोड़ी चोट लगती है, तो जियानरैन कहता है कि आप लोग यहाँ से जाइए, मैं इनको संभाल लूंगा। साइड में आकर चिंग चिंग उसे कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी है, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास मेडिकल स्किल क्यों है? पिछले कुछ दिनों से तुम काफी अजीब बर्ताव कर रही हो। वो तुरंत उसके कपड़े निकालकर उसकी बॉडी का निशान देखता है जो कि वहीं पर ही था। तो वो सोचता है कि ये कोई बहरूपिया तो नहीं है, पर फिर ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? चिंग चिंग एम्परर को इतना क्लोज देखकर सोचती है कि शावी ने जिस ट्रैवलर के बारे में बात करी थी, क्या ये वही है? एम्परर चिंग चिंग को लेकर इनमें जाने वाला था। अगले ही सीन में चिंग चिंग के सामने वो कुछ इस तरह से आ जाता है, दिखने से काफी वाइल्ड लग रहा था। चिंग चिंग सोचती है कि आज की रात तो काफी अच्छे से कटेगी, पर तभी ही उसका ये सपना टूट जाता है। वो सोचती है कि ये लड़का ट्रैवलर है कि नहीं, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अगले सीन में वो इनके वेटर को पैसे देकर कहती है कि जब मैं कहूँ कि मुझे 2 कमरे चाहिए तो तुम यही कहना कि हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा है। वो वेटर नहीं मानता कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, तो वो उसे एक घूंसा मारती है। बेचारी को मार खाने के बाद उनको एक कमरा देना ही पड़ता है। अगले सीन में वो दोनों एक ही कमरे में अकेले थे। चिंग चिंग उसे पूछती है कि कल रात तुम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे और आज तुम मुझे बचा रहे हो, तुम आखिर में करना क्या चाहते हो? तो एम्परर उसे कहता है कि स्टेज तैयार हो गया है, बस तुम शो देखने का इंतजार करो। इन दोनों को ऐसा लगता है कि इनके कमरे में कोई जासूस घुस आया है, पर वो तो वेटर था। वो कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तो बस यहाँ पर ये कहने आया था कि नहाने का पानी तैयार हो गया है। अगले सीन में एम्परर नहा रहा था। चिंग चिंग दूर से ही उस पर नजर रखे हुए थी। वो सोचती है कि आज तो मैं पता लगा ही लूंगी कि ये वही टाइम ट्रैवलर है जिसकी शावी बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके क्लोज जाती है तो एम्परर अपना मास्क पहनकर उसे पकड़ लेता है। चिंग चिंग का हाथ अभी उसकी चेस्ट पर था, तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बात लेना चाहती हो? चिंग चिंग कहती है कि नहीं नहीं। तभी ही उसे धक 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 की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, क्या मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रही हूँ? ये सुनकर वो उसे बाहर फेंक देता है एंड अपने कपड़े पहन लेता है। चिंग चिंग सोचती है कि एक दिन मैं इसका मास्क निकाल कर ही रहूंगी। अगले सीन में ये दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे।
चिंग उठकर एम्परर का मास्क बस निकालने ही वाली थी कि वो उठ जाता है कि तभी ही वहाँ पर जियान रैन आकर कहता है कि जैसा कि आपने कहा था वो मछली जाल में फंस गई है। ये सुनकर एम्परर भागा हुआ ऑफिस जाता है जहाँ पर उसके सामने एक ऑफिशियल कुछ सैनिकों के साथ खड़ा था। वो ऑफिशियल कहता है कि मैंने सुना था कि आप इंजर्ड है, इसीलिए मैं आपको देखने आया कि कहीं कोई हमलावर आकर इस बात का फायदा उठाकर आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। एम्परर उसे कहता है कि तुम एम्प्रेस डाउचर के आदमी हो ना। तो वो ऑफिशियल कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है कि जब से तुमने यहाँ पर काम करना शुरू किया तब से ही। ये सुनकर चिंग सोचती है कि ये यहाँ पर कब से है, तो ये ट्रैवलर नहीं हो सकता। एम्परर उसे कहता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। एपिसोड 1 की शुरुआत में एम्परर पर जो हमला हुआ था ये इसी ऑफिशियल ने करवाया था। अब वो ऑफिशियल यहाँ से भागने की कोशिश करता है और ऐसे में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इस बार एम्परर उसे काफी बुरी तरीके से हराता है एंड कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपने आप को सरेंडर कर दो। वो ऑफिशियल कहता है कि मैंने सुना था कि उस हमले में तुम्हें चोट लगी है, पर तुम तो बस चोट लगने का नाटक कर रहे हो। एम्परर कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं बस नाटक ही कर रहा था ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। अब जल्दी से बताओ कि रियल कल्प्रिट है कौन, तुम्हारा मास्टर कौन है। वो ऑफिशियल कुछ भी बोल नहीं रहा था। तो वो कहता है कि कहीं वो एम्प्रेस डाउचर तो नहीं है ना। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हो, मुझे मौत से डर नहीं लगता और मैं अपने मास्टर के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तो ये सुनकर एम्परर कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, पर जरा सोचो, तुम्हारी 6 साल की बेटी है, तुम्हारे मरने के बाद उसका क्या होगा। यह सुनकर वो ऑफिशियल थोड़ा ढीला पड़ जाता है। वो बस रियल कल्प्रिट का नाम बताने ही वाला था कि कोई आकर उसे मार डालता है। जियान रैन कहता है कि ये तो मर चुका है, अब हम क्या करें। तो एम्परर कहता है कि इसकी बेटी को सिटी के बाहर भेजो और उसकी अच्छे से केयर करना। चिंग सोचती है कि ये केस तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। यहाँ पर एम्प्रेस डाउचर का नाम सामने आया, तो क्या अब मुझे रियल कल्प्रिट को ढूंढने के लिए राजमहल जाना पड़ेगा। एम्परर उसे ऐसे देखकर कहता है कि चिंता मत करो, इतने सबूत चियाओ फैमिली का नाम क्लियर करने के लिए काफी है। ये है प्राइम मिनिस्टर। चिंग के डैड। प्राइम मिनिस्टर के पास एक लड़का खड़ा था, उसका नाम युयांग है। युयांग एक डॉल को देखकर पुरानी बातें सोचता है, जहाँ पर चिंग उससे कह रही थी कि इस सिटी में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, पर फिर भी तुमने उन सारी को रिजेक्ट कर दिया। युयांग कहता है कि मुझे उन लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो। चिंग कहती है कि फिर क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। ये सुनकर वो स्माइल कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो लड़की चिंग फिर से घर से भाग गई, आने दो उसे, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। युयांग कहता है कि आप चिंता ना करें, चिंग बचपन से ही ऐसी है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम बचपन से ही चिंग के साथ बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें उसके कैरेक्टर के बारे में पता है। इस दुनिया में मेरे अलावा चिंग का और कोई नहीं है, तो मेरे जाने के बाद तुम उसकी केयर करना। तो युयांग कहता है कि डोंट वरी अंकल, मैं चिंग का ध्यान अच्छे से रखूंगा। अगले दिन चिंग फिर से घर से भाग रही थी। वो सोचती है कि यूजिन अगर ट्रैवलर नहीं है तो फिर ट्रैवलर है कौन। वो घर में सभी को इधर उधर देखने लगती है एंड फिर सोचती है कि अरे, मुझे केस को भी सॉल्व करना है, इसके लिए मुझे राजमहल जाना होगा। वो सीढ़ी लगाकर दीवार से कूदकर घर से भाग रही थी कि तभी ही उसका पैर एक टकले पर पड़ता है। जैसे ही वो नीचे जंप लगाती है तो उसके सामने 3 नमूने खड़े थे। इन तीनों में से एक मंकी किंग सुन वुकोंग जैसा दिख रहा था, तो दूसरा तेंगसेंग मोंग जैसा एंड तीसरा वाला शायद सुअर वाला शैतान होगा। एक बंदा उसे पूछता है कि चिंग कहाँ पर है, तो दूसरा वाला कहता है कि ये तो बस एक मामूली सा नौकर है, इसे क्या पता होगा कि चिंग कहाँ पर है, कौन है। सुन वुकोंग कहता है कि पहले हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, फिर हम राजमहल जाएंगे। ये सुनकर वो कहती है कि तुम लोग राजमहल जा रहे हो। ये तीनों कहते हैं कि हाँ। ये सुनकर चिंग अपने ऊपर कपड़ा डालकर कहती है कि मैं किडनैप होने को तैयार हूँ। यहाँ जियान रैन एम्परर के पास आकर कहता है कि उस रात ऑफिशियल का खून जिसने किया था
उस हमलावर का पता लग गया है। अभी वो ब्रॉथल में है। अगले सीन में एम्परर ब्रॉथल में होता है। वो वहाँ की वर्कर से पूछता है कि क्या तुमने रिसेंटली किसी अजनबी को देखा? तो वो लड़की कहती है कि हाँ। इतना कहकर वो उसे चिंगचिंग के पास लेकर आती है। चिंगचिंग ड्रंक थी और एम्परर ने मास्क नहीं पहना था। तो चिंगचिंग उसे देखकर कहती है कि अरे तुम तो वही ट्रैवलर हो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों नमूने चिंगचिंग को लेकर ब्रॉथल में आते हैं। उन नमूनों का मास्टर कहता है कि तुम चिंगचिंग हो? तो वो कहती है कि मैं चिंगचिंग नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली सा यूनुक हूँ। वो चिंगचिंग तो मुझे भी पसंद नहीं है। पहले मैं काफी स्मार्ट एंड टैलेंटेड यंग मैन हुआ करता था। मैंने 10 सालों तक स्टडी की ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊँ, पर उस चिंगचिंग ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं खाना खाने से डरता था। बिस्तर पर लेटता था तो मुझे नींद भी नहीं आती थी और इसी चक्कर में मेरा नीचे का सामान गायब हो गया और मैं एक मर्द से नामर्द बन गया। ये सुनकर वो मास्टर रोने लगता है। वो कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हो। वो चिंगचिंग के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। वेलिए जो मास्टर है वही ऑफिशियल का मर्डरर है। एम्प्रेस डाउचर के आदमी ब्रॉथल में आने लगते हैं तो जियान रेन उस मर्डरर को लेकर वहां से भाग जाता है और एम्परर चिंगचिंग को किस करने का नाटक करने लगता है। दूसरी तरफ एम्प्रेस डाउचर के पास एक बंदा आकर कहता है कि बुरी खबर है, च्या फैमिली का केस सॉल्व हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो एम्प्रेस डाउचर कहती है कि अभी कुछ मत करो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एम्प्रेस डाउचर के भाई ने एम्परर के सामने बगावत शुरू कर दी थी। तो एक मंत्री कहता है कि आपको उसे देश निकाला की सजा देनी चाहिए। ये सुनकर एम्प्रेस डाउचर तो दुखड़ा रोने लगती है कि मेरे भाई ने गलत किया तो अब तुम मुझे भी गलत समझोगे। ऐसा करो कि तुम मेरे भाई के साथ साथ मुझे भी बाहर कर दो। सभी मंत्री नारे लगाने लगते हैं कि आप एम्प्रेस डाउचर को बाहर नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप हमें भी निकाल दीजिए, हमें भी बाहर कर दीजिए। ये सुनकर एम्परर को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है कि मैं किसी को कोई सजा नहीं देने वाला और किसी को भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि एम्परर तो बस नाम का ही राजा है, बाकी चलती तो इस एम्प्रेस डाउचर की ही है। दूसरी तरफ एक बंदा माफी मांग रहा था कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। तो सामने वाला बंदा कहता है कि अगर तुमने चिंगचिंग को टच भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है कि हाँ, मैं उसे आगे से टच नहीं करूंगा। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। यहाँ एम्परर को चिंगचिंग के क्लोज वाला मोमेंट याद आ रहा था कि वहाँ पर जियान रेन आता है। जियान रेन कहता है कि आपको राजमहल जाना चाहिए। तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है, वहाँ पर सब कुछ ठीक ही होगा। तुम बताओ इन्वेस्टिगेशन कैसी जा रही है? तो जियान रेन कहता है कि उसने कुछ भी कन्फेस नहीं किया। तो एम्परर कहता है कि उसे पूछताछ करते रहो और चिंगचिंग को मेरी पहचान के बारे में शक हो गया है, तो तुम जरा ध्यान रखना कि एम्प्रेस डाउचर को इसके बारे में कुछ भी पता ना लगे। जियान रेन कहता है कि क्या मैं चिंगचिंग को मार डालूं? तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है। जियान रेन कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है। अगले दिन चिंगचिंग जब उठती है तो उसकी मेड कहती है कि यूचिन आपको छोड़ने के लिए आए थे। चिंगचिंग सोचती है कि ये यूचिन तो अब मुझे कंफ्यूज करने लगा है, वो ट्रैवलर है कि नहीं। अगले दिन चिंगचिंग मार्केट में घूमते घूमते सोच रही थी कि मेरा और यूचिन का मिलना बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। अब मुझे पता लग गया है कि वही टाइम ट्रैवलर है, तो बस मुझे उसका मास्क निकाल कर देखना है। तभी ही एक बंदे का घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो घोड़ा चिंगचिंग को बस टक्कर देने ही वाला था कि वहाँ पर एम्परर आकर उसे बचा लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि यूचिन तुम यहाँ पर? तो वो कहता है कि मैं यूचिन नहीं हूँ, मेरा नाम यान है। वो सोचती है कि यान माई फुट, मैं भी देखती हूँ कि तुम और कितना नाटक करते हो। अगले सीन में वो दोनों पेविलियन, मेरा मतलब है कि ब्रॉथल में जाते हैं। एम्परर उससे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें आगे कभी नहीं देख पाऊंगा, पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आज ही मुझे मिल जाओगी। चिंगचिंग उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ने के लिए आए थे? तो वो कहता है कि नहीं, कोई हैंडसम मैन था जो कि तुम्हें ले गया था। चिंगचिंग सोचती है
कि जरा देखो इसे, ये अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है। चिंग उसे कहती है कि तुम जिस हैंडसम मैन की बात कर रहे हो उसका नाम यूचिन है। वो कहता है कि ये यूचिन कौन है। चिंग उसे कहती है कि मुझे किसी की भी पीठ पीछे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर अगले सीन में वो कह रही थी कि यूचिन एक नंबर का घटिया आदमी, खड़ूस, लालची और पत्थर दिल इंसान है। हमेशा ही अपने चेहरे पर काला मास्क पहने घूमता रहता है, बदसूरत कहीं का। क्या वो अपने आप को जन्नत का हूर समझता है? हमेशा ही सड़ा हुआ मुंह लिए फिरता रहता है, जैसे कि मैंने तो उसके पास से 500 रुपये उधार लिए हो। वो उससे पूछती है कि मैंने सही कहा ना? तो वो कहता है कि हाँ तुम सही हो। वो सोचती है कि इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। वो और भी ज्यादा उसकी बुराई करना शुरू कर देती है, पर एम्परर को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चिंग बेचारी जब थक जाती है तो वो अपने आप ही चुप हो जाती है। एम्परर उसे पीने के लिए चाय देता है तो वो कहती है कि मुझे लोगों के बारे में बुरी बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर एम्परर को तो हंसी ही आ जाती है। एक छोटी बच्ची उनके पास आकर कहती है कि आप अपनी वाइफ के लिए फूल लीजिए, तो दोनों ही कहते हैं कि हम दोनों मैरिड नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है। अगले सीन में वो दोनों घर वापस जा रहे थे। एम्परर देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो चिंग से कहता है कि कल लालटेन फेस्टिवल है तो हमें भी एक लालटेन बनाना चाहिए। इतना कहकर वो उसको शॉप में लेकर जाता है। सामान खरीदने के बाद वो कहता है कि तुम लालटेन बनाओ, मैं थोड़ी ही देर में आया। फिर चिंग लालटेन बनाने लगती है तो दूसरी तरफ एम्परर उस हमलावर को पकड़ लेता है। उस हमलावर के हाथ में एक अजीब सा निशान था तो वो जियान रेन से कहता है कि इस निशान के बारे में पता लगाओ। उसके बाद एम्परर शॉप में आ जाता है तो देखता है कि चिंग ने 2 लालटेन्स बना लिए हैं। शॉप ओनर उसके पास आकर कहता है कि लालटेन पर तुम्हें विश भी लिखनी चाहिए, ये तो सभी कपल्स करते हैं। चिंग उसे क्लियर करना चाहती थी पर उससे पहले ही शॉप ओनर कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। ये सुनकर एम्परर पेपर पेन ले लेता है। उसे देखकर चिंग भी अपनी विश लिखने लगती है। दोनों ही अपनी विश लिखने के बाद लालटेन में उसे छुपा देते हैं। चिंग उसे कहती है कि कल हम दोनों फिर से मिलेंगे। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान रेन उससे पूछ रहा था कि आपका जेंटलमैन बनने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो कहता है कि चिंग को अब मुझ पर शक नहीं हो रहा है। उसे ये यकीन हो गया है कि यान और यूचिन 2 अलग अलग इंसान है। जियान रेन कहता है कि तो आप क्या उससे फिर से यान बनकर मिलने चाहेंगे? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। तभी ही उनके पास एक लड़की आकर उसी निशान को बताते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आप इस निशान के जरिए मेरी पहचान को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर एम्परर मान जाता है। अगले सीन में वो लड़की उसी हमलावर के पास जाती है जिसने आज एम्परर को मार्केट में मारने की कोशिश की थी। वो हमलावर उस लड़की का ये निशान देखकर उसके साथ चला जाता है एंड उसको अपने मास्टर के पास लेकर आता है। मास्टर उस लड़की को देखकर समझ जाता है कि ये लड़की उनके आदमियों में से एक नहीं है। वो लड़की जोर से उसे लात मारती है कि तभी ही वहाँ पर यूचिन आ जाता है। वो बंदा कहता है कि यूचिन प्लीज मुझे बचा लो। दूसरी तरफ चिंग मार्केट में यान का इंतजार कर रही थी। उसका मन करता है कि वो यान की विश को खोलकर पढ़ ले, पर वो ऐसा नहीं करती एंड वहीं पर ही खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एम्परर से कह रही थी कि जब तुम सरहद पर थे तब तुमने ही मुझे एक बार बचाया था, उसके बाद मेरा मेमोरी लॉस्ट हो गया और मुझे ये पता नहीं है कि ये निशान मेरी बॉडी पर कैसे आया। तो ये सुनकर एम्परर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। प्रेजेंट में एम्परर उस बंदे से कह रहा था कि तुम दायु से हो और तुमने ही चाओ फैमिली के घर में उस यूनुक का खून किया था। ये सुनकर वो बंदा भी कन्फेस कर देता है कि हाँ वो दायु से है और उसी ने ही ये सब कुछ किया था। एम्परर उससे पूछता है कि इन सभी चीजों के करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? कि तुम्हारे पीछे और कोई भी मास्टरमाइंड है या फिर तुमने अकेले ही ये सब कुछ किया था? वो बंदा कहता है कि मेरा मकसद तुम हो,
मुझे तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटाना था और उसके बाद तुम्हें मार डालना था। वो तुम्हारा नालायक और निकम्मा एम्परर तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाएगा और जब वो कमज़ोर होगा तो हम दायु राज्य तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। यही मेरा मकसद था। ये सुनकर एम्परर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सभी के सामने तो वो यूचिन बना हुआ था, पर हम ऑडियंस ही जानती है कि वही एम्परर है। वो बंदा कहता है कि 3 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर के बड़े बेटे की मौत हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर का बेटा यानी कि चिंगचिंग का भाई। वो बंदा कहता है कि उस नालायक नाकारी राजा के बेकार से ऑर्डर की वजह से कितनों ने अपनी जान गंवाई। वो बंदा राजा बनने के लायक है ही नहीं, इसलिए मैं उसे राजा नहीं बनने देना चाहता। एम्परर सोचता है कि उस टाइम वो ऑर्डर एम्प्रेस डाउचर ने दिया था, वो भी एम्परर के नाम पर। जब एम्परर को इसके बारे में पता लगता है तो वो एम्प्रेस डाउचर से पूछता है कि आपने मेरे नाम पर ये सब कुछ क्यों किया। तो एम्प्रेस डाउचर कहती है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी रणनीति राजनीति कुछ भी नहीं आता, तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। ये सब कुछ सोचने के बाद एम्परर को खुद पर ही गुस्सा आता है कि वो कितना बेकार सा राजा है, अपनी प्रजा के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता। वो बंदा बोले ही जा रहा था तो एम्परर गुस्सा होकर उसे जेल में डालने का ऑर्डर देता है। फिर वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी पहचान अब क्लियर हो गई है कि तुम दायु राज्य की नागरिक हो, तो तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए। इतना कहकर वो जाने लगता है, पर वो लड़की कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम मुझे अपने साथ रख लो। पर वो तो उसकी बिना कोई बात सुने हुए ही चला जाता है। बाहर वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे थे। जियानरन कहता है कि फायरवर्क्स होने का मतलब ये है कि लालटेन फेस्टिवल खत्म हो गया है। यहाँ पर चिंगचिंग अभी भी एम्परर के आने का इंतजार कर रही थी। पूरा मार्केट खाली हो गया था, लोग अपने स्टॉल और दुकान बंद करके घर जा चुके थे। पूरे मार्केट की लाइट्स भी ऑफ हो गई थी एंड सड़क पर सन्नाटा छा गया था। अब चिंगचिंग से रहा नहीं जाता तो वो एम्परर की विश को खोलकर देखती है, जहाँ पर उसने एक पोयम लिखी थी जिसका मतलब सेपरेशन होता है, यानी कि अलग होना। चिंगचिंग समझ जाती है कि अब वो यहाँ पर नहीं आने वाला, तो वो भी सैड होकर घर जाने लगती है कि तभी ही वहाँ पर कुछ लाइट्स ऑन होती है। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एम्परर खड़ा था। एम्परर ने उसके लिए फायरवर्क्स प्लान किए थे, जिसे देखकर चिंगचिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड उसे लेट आने के लिए माफ कर देती है। वो उसे पूछती है कि तुम ट्रैवलर हो ना, तो वो समझता है कि ये मून ट्रैवलर की बात कर रही है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं एक मून ट्रैवलर हूँ। वो कहती है कि फिर तुम इस कहानी में कैसे आ गए। एम्परर को ये सवाल थोड़ा अजीब सा लगता है कि तभी ही वहाँ पर कुछ बच्चे आकर चिंगचिंग के साथ खेलने लगते हैं। चिंगचिंग भी उन बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बनकर खेल रही थी। तो ये देखकर एम्परर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये इतनी ज्यादा क्यूट भी है। चिंगचिंग युयांग को लेकर ब्रॉथल आती है। वो उसे पूछता है कि तुम मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आई हो। तो वो कहती है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं ना। तो वो कहता है कि हाँ। चिंगचिंग कहती है कि फिर हम दोनों साथ में मजे करें, तो इसमें क्या गलत है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर चिंगचिंग से कह रहे थे कि तुम युयांग को लेकर आउटिंग पर जाओ, जो भी खर्चा होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। चिंगचिंग कहती है कि आपको दिख नहीं रहा कि मैं कितनी बिजी हूँ, ऐसे में मैं इसे लेकर कहाँ बाहर जाऊंगी। तो प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा सा डंडा निकालते हैं। ये देखकर वो फटाक से मान जाती है। प्रेजेंट में वो युयांग से कहती है कि तुम पैसों की चिंता ना करो, वो तो मेरे डैड देने वाले हैं। इतना कहकर वो युयांग के पास बहुत सारी लड़कियों को बुलाती है। युयांग इन सारी लड़कियों को देखकर कहता है कि इन्हें जल्दी से वापस भेजो। तो चिंगचिंग बिल्कुल ऐसा ही करती है, पर फिर कहती है कि तुम्हें मेरे सामने इस तरह से शर्म आ रही है ना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं डैड को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर युयांग चिंगचिंग को रोक देता है। मुझे तुम्हें कब से ये बात बतानी थी कि मैं अनाथ हूँ। जब मैं 7 साल का था तब मैंने खाने की चोरी की थी। गार्ड्स मुझे बस मारने ही वाले थे, पर तुमने आकर मुझे बचा लिया। उस टाइम पर तुम मुझे अपने घर पर ले गई थी और मुझे आसरा दिया था। तब से ही तुम मेरी फैमिली बन गई हो। पर चिंगचिंग,
तुम सिर्फ मेरी फैमिली नहीं हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अंकल ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी केयर करूँ, पर अगर वो नहीं भी कहते फिर भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर केयर करता एंड तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखता। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर चिंग चिंग काफ़ी शॉक्ड होती है एंड काम का बहाना मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एम्परर चिंग चिंग की पेंटिंग बनाकर उसे याद कर रहा था, तो यहाँ चिंग चिंग भी एम्परर को ही याद कर रही थी। फिर वो दोनों साथ में सोचते हैं कि मेरे माइंड में वही क्यों आ रहा है। तभी ही वहाँ पर जियान रैन आकर कहता है कि कल हमने दायू के बंदे को पकड़ा था, उसने जेल में ही सुसाइड कर लिया है, पर मरने से पहले उसने सारे गुनाह कबूल किए। तो एम्परर कहता है कि वो मास्टर नहीं है, वो तो बस एक पपेट था, उसका रियल मास्टर तो कोई और है। जियान रैन कहता है कि ये बंदा एम्प्रेस डाउचर के नीचे काम करता था, तो कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे एम्प्रेस डाउचर तो नहीं। एम्परर कहता है कि तुम ऐसे ही गेस नहीं कर सकते, क्या पता उसका मास्टर कोई और निकले। फिलहाल तुम इस केस को बंद कर दो, क्योंकि अब ये बंदा तो नहीं रहा, तो उनके सारे लिंक टूट गए होंगे। जियान रैन कहता है कि मुझे आपको एक और बात बतानी है। आज चिंग चिंग और युयांग साथ में ब्रॉथल गए थे। ये सुनकर एम्परर को जेलस फील होता है एंड वो भागकर चिंग चिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ पर चिंग चिंग भी उसे ही ढूंढ रही थी कि तभी ही रास्ते में वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पर एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि समय थम गया है। फिर उसके बाद चिंग चिंग उसके पास आती है एंड उसका मास्क हटाती है। वो कहती है कि मुझे पता ही था कि ये तुम हो। एम्परर कहता है कि मैं कौन हूँ, इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर वो कुछ भी नहीं कहता। तो चिंग चिंग कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। वो कहता है कि मेरे करीब आओगी तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। चिंग चिंग ने ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहती है कि मैं समझ गई। वो वहाँ से जाने लगती है कि एम्परर पीछे से उसे हक करता है एंड कहता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि अगर तुम खतरे में पड़ोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर वापस आ रहे थे। एम्परर उसे कहता है कि उस यूनुक का खून जिसने किया था वो बंदा पकड़ा गया है, वो हमारा ही मंत्री था। चिंग चिंग सोचती है कि किलर पकड़ा गया है, केस सॉल्व हो गया है, तो मुझे तो इस स्क्रिप्ट से गायब हो जाना चाहिए था ना, पर अभी तक मैं अपने रियल वर्ल्ड में नहीं गई। इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई किलर है। उन दोनों को इस तरह से जाते हुए युयांग भी देखता है एंड युयांग की आंखों में जेलसी साफ साफ दिख रही थी। उसके पास सर्वेंट आकर कहता है कि आपने जैसा कहा था यूचिन ही एम्परर है, ये बात हमने पक्की कर ली है। युयांग उस मिट्टी की डॉल को फेंक कर कहता है कि हमने जो प्लान बनाया था उस पर काम करना शुरू कर दो। अगले सीन में चिंग चिंग घर में तैयार हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर आकर उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, एम्परर तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, पर अगले ही सीन में वो ब्राइडल के ड्रेस में थी। वो सोचती है कि मुझे जल्दी ही केस को सॉल्व करने के बाद यूचिन के साथ रियल वर्ल्ड में जाना होगा। वो एम्परर की ड्रिंक में बेहोशी का पाउडर मिला देती है। जब एम्परर वहाँ पर आता है तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम एम्परर हो, मुझे तुमसे कुछ नेगोशिएट करना था। वो कहता है कि क्या। चिंग चिंग कहती है कि तुम्हारे हरम में तो बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तो फिर तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते। एम्परर कहता है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं। तो वो कहती है कि देखो मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम तो एक एम्परर हो, तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। एम्परर कहता है कि मैं उस बच्चे को क्राउन प्रिंस बनाऊंगा। ये सुनकर वो शॉक्ड। वो सोचती है कि इसने उसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया। फिर वो दूसरा बहाना मारती है कि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। तो एम्परर कहता है कि फिर तो मुझे जल्दी करनी चाहिए। वो उसके पास आकर उसकी वेल ओपन करता है। चिंग चिंग उसे देखकर पूछने वाली थी कि तुम यहाँ पर कैसे, पर वो सीधा उसे किस करने लगता है। आगे चिंग चिंग उसे कह रही थी कि ये मेरा पहली बार है, तो मुझे नहीं पता है कि फर्स्ट नाइट के दिन क्या करते हैं। एम्परर कहता है कि तुम जो सोच रही हो हम उसे बाद में करेंगे, पर पहले हम दोनों वेडिंग सेरेमनी को पूरा करते हैं। चिंग चिंग कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। आगे वो दोनों ड्रिंक करके वेडिंग सेरेमनी को पूरा करते हैं। फिर वो दोनों बेड पर बैठे थे एंड दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, पर तभी ही चिंग चिंग को याद आता है कि उसने तो ड्रिंक में बेहोशी का
पाउडर मिलाया था कि वो देखती है कि एम्परर तो बेहोश हो गया है। उसे ऐसे देखकर आगे चिंग भी बेहोश हो जाती है। इनकी फर्स्ट नाइट तो ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह वो दोनों जब उठते हैं तो दोनों किस करने वाले थे कि तभी ही वहाँ पर ये लड़की आ जाती है, यानी कि एम्परर ने उसे अपने साथ रख लिया है एंड अब ये लड़की उसकी पर्सनल गार्ड है। वो कहती है कि सीनिंग पैलेस में किसी कोर्ट लेडी का मर्डर हो गया है। ये सुनकर एम्परर भागकर वहाँ पर जाता है। वैसे ये जो सीनिंग पैलेस है उसमें एम्प्रेस डाउचर रहती है। एक कोर्ट लेडी एम्परर से कहती है कि जब मैं सुबह सुबह बुद्धा टेम्पल के पास आई तो दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था, पर चाबी बुद्धा मूर्ति के पास थी। ये देखकर मैंने दरवाजा तोड़ दिया तो देखा कि यहाँ पर एक कोर्ट लेडी की लाश पड़ी है। चिंग उस लाश को चेक करती है जिसके गले में एक छोटा सा कट लगा हुआ था। चिंग उसको ध्यान से देखकर कहती है कि ये एक लड़का है। एम्प्रेस डाउचर कहती है कि अंधी हो गया, दिखता नहीं कि ये एक लड़की है। चिंग कहती है कि इसका फेशियल फीचर बिल्कुल लड़कों जैसा है, ऊपर से इसका एडम एप्पल भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो मुझे पता लग गया कि ये एक लड़का है। पर्सनल गार्ड कहती है कि इसकी आइडेंटिटी सस्पिशियस है, तो कुछ पता नहीं चल रहा। चिंग कहती है कि इसके गले का घाव इतना ज्यादा गहरा नहीं है क्योंकि इसको एक ही झटके में मारा गया है। लेकिन दरवाजा बंद था तो ये कैसे हो सकता है। एक कोर्ट लेडी चिल्लाने लगती है कि ये जरूर किसी भूत का काम होगा। पर्सनल गार्ड कहता है कि किसी ने ताला खोलकर इसकी लाश को रख दिया होगा एंड उसके बाद ताला देकर फिर से चाबी को अंदर फेंक दिया होगा। चिंग कहती है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, बंद कमरे में ही सब कुछ हुआ है। एम्परर कहता है कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दो और ये भी पता लगाओ कि ये लड़का है कौन। तो एम्प्रेस डाउचर कहती है कि हाँ, मुझे भी जानना है कि ये है कौन। उस रात चिंग और एम्परर दोनों ही उसी लड़के के घर में तलाशी करने के लिए जाते हैं जिसका आज मर्डर हुआ था। वहाँ पर उनको दायु के कुछ क्लोथ्स मिलते हैं। चिंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि यह लड़का दायु से था और राजमहल में मेड बनकर रहता था। तभी ही वहाँ पर कोई आने लगता है तो ये दोनों पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। ये एक लड़की थी जो कि काले कपड़े पहनकर काफी सस्पिशियस तरीके से आई थी। वो उन कपड़ों को लेकर वहाँ से जा रही थी कि चिंग उसे रोकती है, पर यह लड़की चिंग पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। एम्परर चिंग को बचाने के लिए आगे आता है तो चोट उसे लग जाती है। अगले सीन में वो दोनों अपने पैलेस वापस आ गए थे। चिंग एम्परर की चोट पर दवाई लगा दे रही थी कि तभी ही वहाँ पर एम्प्रेस डाउचर आती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि आपको चोट लगी, इसलिए मैं आपको देखने आई। तो एम्परर कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप देख ही सकती है, वैसे मुझे काम है इसलिए मैं बाहर जाने वाला हूँ। अगर आपको मुझसे कोई और बात नहीं करनी है तो आप यहाँ से जा सकती है। ये सुनकर एम्प्रेस डाउचर मुंह बिगाड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एम्परर का रोमांटिक मोड ऑन हो जाता है। चिंग उसे कहती है कि दूर रहो, अगर एम्प्रेस डाउचर ने देख लिया तो क्या होगा। वो कहता है कि किससे फर्क पड़ता है। कि तभी ही वहाँ पर उसकी पर्सनल मेड आकर कहती है कि कल रात आप पर जिसने हमला किया था वो एम्प्रेस डाउचर की फेवरेट नौकरानी है। एम्परर कहता है कि तभी मैं सोचूं कि एम्प्रेस डाउचर को कैसे पता चला कि मुझे चोट लगी है, जरूर इस केस में उसका कोई हाथ होगा। तो चिंग कहती है कि क्या पता कि कोई इन सब में एम्प्रेस डाउचर को इन्वॉल्व करना चाहता हो। अगर एम्परर ने एम्प्रेस डाउचर पर शक किया तो सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। पर्सनल गार्ड कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मर्डरर ने विक्टिम को मारने के बाद उसकी लाश को मंदिर में फेंक दिया एंड फिर दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी सुबह सुबह आकर सभी लोगों को ये बताया कि मैंने मंदिर में किसी की लाश को देखा। एम्परर उसे कहता है कि तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो कोर्ट लेडी ही किलर है। चिंग कहती है कि ऐसा हो सकता है, हमें एक बार देखना चाहिए। जब वो सभी लोग उस कोर्ट लेडी से पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो उसके रूम में उसकी लाश मिलती है। चिंग उसकी लाश को ध्यान से देखकर कहती है कि इसने फंदा नहीं लगाया है, बल्कि इसकी मौत तो सफोकेशन के कारण हुई है। किसी ने इसको मारने के बाद ऐसा दिखाने की ट्राई की कि इसने फांसी लगाकर खुद को मार दिया। तभी ही उनको उस कोर्ट लेडी के बेड पर से उसकी एक डायरी मिलती है। उसमें उस कोर्ट लेडी ने लिखा था कि हमें यहाँ राजमहल में पिंजरे में कैद पक्षी की तरह लगता है, पता नहीं हम कब फ्री होंगे। उसने आज एम्प्रेस डाउचर की बातें चुपकर सुन ली, पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे झूठ बोला। वो बस मुझसे प्यार का नाटक करता है, वो यहाँ पर किसी और मकसद से ही आया है, उसके सारे वादे झूठ है, उसने मुझसे बस प्यार का ढोंग किया है। अब मुझे उससे नफरत सी होने लगी है। इसी नफरत के आड़ में मैंने उसे मार डाला और उसकी लाश को बुद्धा मंदिर में फेंक दिया। पर उसको मारने के बाद मुझे
खालीपन महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी मर जाना चाहिए। एम्परर कहता है कि तो पहले इसने उस लड़की को मार डाला एंड उसके बाद खुद मर गई। वहाँ पर एक दूसरी कोर्ट लेडी थी जो कि उसी रूम में रहती थी। वो कहती है कि वो कोर्ट लेडी तो काफी ज्यादा सहमी सी रहती थी एंड हमेशा ही उसे डर लगा रहता था कि कहीं उसके प्यार के बारे में एम्प्रेस टाउचर को पता ना लग जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने इसी डर से सुसाइड कर लिया होगा। कि तभी ही वहाँ पर अचानक से एम्प्रेस टाउचर टपक जाती है एंड कहती है कि केस तो सॉल्व हो गया, अब तुम्हें भी इस केस को बंद कर देना चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती है। एम्परर और चिंगचिंग सोचते हैं कि रियल मर्डरर तो कोई और ही है। ये केस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। ऊपर से दायु वाला मामला भी सॉल्व नहीं हुआ है एंड हर बार केस के बीच में ये एम्प्रेस टाउचर आ जाती है। तभी ही वहाँ से एक नौकर गुजरता है। चिंगचिंग के पूछने पर वो बताता है कि मैं पानी का सप्लाई सिनिंग पैलेस में कर रहा हूँ। उस नौकर को इस तरह से जाते देखकर चिंगचिंग कहती है कि लगता है कि कोई हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मुझे रियल कल्प्रिट के बारे में पता लग गया है। वो उसी बुद्धा टेम्पल में सभी लोगों को इकट्ठा करके कहती है कि उस कोर्ट लेडी ने उस लड़के को नहीं मारा है, बल्कि जो किलर था वो तो पूरे टाइम इसी मंदिर में छुपा रहा। सुबह सुबह उस कोर्ट लेडी ने जब दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश की तो उसने एक लाश को देखा एंड वो मदद के लिए बाहर चली गई। उस कोर्ट लेडी के वहाँ से जाने के बाद वो किलर उठा एंड उसने यहाँ पर असली लाश को रख दिया एंड खुद बुद्धा की मूर्ति के पीछे जाकर छुप गया। चिंगचिंग एम्प्रेस टाउचर की नौकरानी के पास आकर कहती है कि वो तुम ही हो ना, तुमने ही उस लड़के और कोर्ट लेडी को मार डाला। तो वो नौकरानी कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। चिंगचिंग उसे कहती है कि तुमने ही कहा था कि वो कोर्ट लेडी काफी ज्यादा डरपोक है और उसकी इतनी हाइट है ही नहीं कि वो बेड पर चढ़कर ऊपर फंदा लगा सके। उसको मारने से पहले तुम जरा लॉजिक का तो यूज करती। एम्प्रेस टाउचर काफी गुस्से से पूछती है कि क्या ये तुमने किया है? तो वो नौकरानी माफी मांगने लगती है। एम्प्रेस टाउचर कहती है कि गार्ड्स इसे ले जाओ और इसे इतने कोड़े मारो कि ये मर जाए। वो एम्परर से कहती है कि केस सॉल्व हो गया, अब मैं थक गई हूँ। वो चिंगचिंग को आंखें दिखाकर वहाँ से चली जाती है। ये दोनों कहते हैं कि अभी भी कुछ तो मिसिंग है, दायु वाला मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और एम्प्रेस टाउचर ने अपनी ही मेड को इतनी जल्दी मरवाने का ऑर्डर कैसे दे दिया। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो काले कपड़े वाला सस्पिशियस इंसान इस एम्प्रेस टाउचर की मेड से कह रहा था कि तुम्हें एम्परर और एम्प्रेस टाउचर के बीच में झगड़ा करवाना है। प्रेजेंट में उसे खबर मिलती है कि उस नौकरानी की मौत हो गई है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मौत को जाया नहीं जाने दूंगा, हम लोग सक्सेस के बस करीब ही है। यहाँ पर एम्प्रेस टाउचर अपने चमचे मंत्री से कह रही थी कि उस चिंगचिंग की वजह से ये एम्परर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा है, तो तुम उस चिंगचिंग को रास्ते से हटा दो। आखिर में एम्परर को भी पता होना चाहिए कि वो बस नाम का राजा है, बाकी तो रूल मैं ही करती हूँ। अगले दिन चिंगचिंग पर्सनल गार्ड और बाकी नौकरों के साथ मिलकर कार्ड्स खेल रही थी। उन सारे कार्ड्स को देखकर पर्सनल गार्ड को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है एंड वो सोचती है कि वो कौन सी जगह थी। अगले सीन में चिंगचिंग जब हमारे जमाने का मॉडर्न खाना बनाती है तो उसे देखकर फिर से पर्सनल गार्ड को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। यहाँ इंपीरियल कोर्ट में पता लगता है कि चिंगचिंग प्राइम मिनिस्टर और दायु की लड़की की बेटी है। ये सुनकर एम्प्रेस टाउचर को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, ये जानने के बावजूद भी तुमने हमारे दुश्मन देश की लड़की से शादी की और तुम्हारी एक बेटी भी है। इतना ही नहीं, तुमने तो अब उस लड़की को राजा की कॉन्क्यूबाइन बना दिया है। क्या ये तुमने जानबूझकर किया? इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि माना कि मैंने दायु की लड़की से शादी की, पर इसमें चिंगचिंग का कोई लेना देना नहीं है, सजा देनी ही है तो सिर्फ मुझे दीजिए, चिंगचिंग को जाने दे। एम्प्रेस टाउचर कहती है कि योर मैजेस्टी, अब आप ही इसे लॉ के अकॉर्डिंग सजा दीजिए। तो एम्परर कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को उसके पद से निकालता हूँ एंड अब वो कैपिटल में नहीं रह सकते। एम्परर प्राइम मिनिस्टर को सजा सुना ही रहे थे कि वहाँ पर चिंगचिंग आकर कहती है कि मेरे डैड इस देश के लिए काफी लॉयल रहे हैं, उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया है, तो आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो राजा को धोखा देंगे। एम्प्रेस टाउचर कहती है कि तुम्हारे डैड ने अपनी गलती को मान लिया है, तो अब तुम उसे कवर अप करने की कोशिश ना करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसके साथ मिली हुई हो। चिंगचिंग पूछती है कि मेरे डैड ने ऐसा कौन सा गुनाह किया
कि उसको कैपिटल से बाहर निकालना चाह रहा है। तो एम्प्रेस डाउचर कहती है कि तुम्हारे डैड ने दुश्मन देश की लड़की से शादी की और तुम जैसी नाजायज औलाद को पैदा किया। एम्परर को ये सुनकर एम्प्रेस डाउचर पर काफी गुस्सा आता है। चिंग-चिंग कहती है कि आप बौद्ध धर्म को अपनाती है तो उसमें समानता की बात हुई है, तो फिर आपकी सोच इतनी ज्यादा नीची कैसे हो सकती है। एम्प्रेस डाउचर को ये सुनकर चिंग-चिंग पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि कार्ड्स इन दोनों को बाहर फेंक दो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि योर मैजेस्टी, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो मैंने किया है, तो सिर्फ सजा मुझे दीजिए। ये सुनकर एम्परर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देते हैं, पर एम्प्रेस डाउचर चाहती थी कि चिंग-चिंग भी प्राइम मिनिस्टर के साथ बाहर चली जाए। तो एम्परर उसे कहते हैं कि चिंग-चिंग प्रेग्नेंट है। वैसे एम्परर ने चिंग-चिंग को बचाने के लिए ये झूठ कहा था। एम्प्रेस डाउचर को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर भी एम्परर से पहले ही मिला हुआ था, तो वो बता देता है कि चिंग-चिंग प्रेग्नेंट है। एम्प्रेस डाउचर ये सुनकर चिंग-चिंग को कोई भी सजा नहीं देती। अगले सीन में चिंग-चिंग अपने डैड की वजह से ब्रोथल में जाकर ड्रिंक कर रही थी। उसे एम्परर से जुड़ी हुई सारी बातें याद आ रही थी। वो सोचती है कि मुझे लगा था कि वो कोई अच्छा इंसान होगा, पर मैं गलत हूँ। दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। जब उसे ये पता लगा कि चिंग-चिंग की माँ दायु राज्य से है, तो उसने ये बात यूचिन बनकर एम्प्रेस डाउचर को बता दी। उसकी पर्सनल गार्ड आकर उसे कहती है कि अभी चिंग-चिंग ब्रोथल गई है एंड उसके साथ युयांग भी है। यहाँ चिंग-चिंग के पास युयांग आता है। वो उसे ज्यादा ड्रिंक करने से रोकता है, पर चिंग-चिंग नहीं मानती। युयांग कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी कुछ बच्चों से लड़ाई हो गई थी। तुम मुझे मेडिसिन लगाते हुए डांट रही थी कि मुझे इस तरह से छोटे बच्चों से लड़ना नहीं चाहिए। उस टाइम पर मैंने कि तभी ही वो देखता है कि चिंग-चिंग तो बेहोश हो गई है। वो अपना क्लॉक उतारकर जैसे ही उसे उठाने वाला था कि तभी ही वहाँ पर एम्परर आकर युयांग को धक्का देता है एंड चिंग-चिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद युयांग वहीं पर ही बैठकर ड्रिंक करने लगता है एंड एक इविल स्माइल करता है, मानो जैसे वो जो चाहता हो वो हो गया हो। तभी ही वहाँ से दो लड़के गुजरते हैं एंड युयांग को देखकर कहते हैं कि अरे ये तो वही अनाथ है ना, पर जरा देखो तो इसे, ये कितना ज्यादा बदल गया है। अभी तो युयांग उसे कुछ नहीं कहता, पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो उन दोनों लड़कों को मार डालता है। अगले दिन चिंग-चिंग को जब होश आता है तो वो पूछती है कि मैं राजमहल वापस कैसे आई, तो पर्सनल गार्ड कहती है कि आपको एम्परर लेकर आए। चिंग-चिंग सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एम्परर ने झूठ मुझे बचाने के लिए बोला। पर जो भी हो, मुझे रियल किलर को ढूंढकर अपनी दुनिया में वापस जाना है। मैं यहाँ पर रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। उसी रात चिंग-चिंग देखती है कि एम्प्रेस डाउचर का चमचा किसी से जहर ले रहा था। वो बंदा उसे कहता है कि ये जहर टेस्टलेस और कलरलेस है, तो इसे डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ एम्परर एम्प्रेस डाउचर के पास गया था। वो कहती है कि चिंग-चिंग प्रेग्नेंट है, तो अब वो ज्यादा तुम्हें सर्व नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने अपनी नीस मेयर को बुलाया है। अगले सीन में एम्परर और मेयर अकेले थे। मेयर उसके क्लोज जाने की ट्राई करती है कि तभी ही वहाँ पर एम्प्रेस डाउचर का चमचा ड्रिंक्स लेकर आ जाता है। मेयर उस ड्रिंक को जल्दी से एम्परर को पिला देती है। उसके बाद एम्परर को काफी गर्मी फील होती है। मेयर ने उसे ड्रिंक नहीं किया था, बट फिर भी वो नाटक करती है कि मुझे काफी हॉट फील हो रहा है एंड वो उसके जैसे ही क्लोज जाने की ट्राई करती है, तो एम्परर उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। पर जब खुद को शांत करने के बाद वापस आता है तो देखता है कि मेयर की तो मौत हो गई है एंड उसके पास चिंग-चिंग खड़ी है। एम्परर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, मैं तुम्हें इन सारी चीजों से दूर रखना चाहता हूँ, पर चिंग-चिंग उसे कहती है कि इसको किसी ने जहर देकर मारा है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मेयर की मौत का सारा इल्जाम एम्परर पर लगता है, तो एम्प्रेस डाउचर उसे सजा देती है कि वो पैलेस से बाहर नहीं जाएगा। चिंग-चिंग सोचती है कि मुझे एम्परर की मदद करनी चाहिए, क्या पता मुझे इसके जरिए रियल कल्प्रिट के बारे में पता लग जाए। कि तभी ही उसके सामने युयांग आता है। अगले सीन में चिंग-चिंग ने लड़कों का गेटअप किया था, तो युयांग उसे कहता है कि तुम काफी हैंडसम लग रही हो, तुम तो कैपिटल
हॉस्पिटल के सारे लड़कों को भी मात दे सकती हो। आगे वो दोनों ऐसे ही मेयर के घर पर जाते हैं जहाँ पर उसका फ्यूनरल चल रहा था। चिंग को मेयर के कमरे में से एक पोटली मिलती है जिसे वो युयांग की नजरों से छुपा लेती है। जब वो दोनों वहाँ से वापस जा रहे थे तो मेयर के डैड उनको सी ऑफ करने के लिए आते हैं। उसे देखकर चिंग को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जो कि एम्प्रेस टाउचर के चमचे को जहर दे रहा था। पर ये सोचने की बात है कि कोई फादर अपनी ही बेटी को क्यों मारेगा। बाहर आने के बाद चिंग युयांग से कहती है कि वहाँ पर सभी लोग कुछ ज्यादा ही रो रहे थे, मानो जैसे ओवर एक्टिंग कर रहे हो। वैसे मुझे मेयर के कमरे में से ये पर्स मिला। ये पर्स गर्लफ्रेंड को दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि उसका जरूर कोई बॉयफ्रेंड होगा। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि उन पर हमला हो जाता है कि तभी ही वहाँ पर एक हीरो की एंट्री लेते हुए एम्परर आता है। वो उन सभी को मारकर वहाँ से भगा देता है। दरअसल में वो अपनी पर्सनल कार्ड को अपनी जगह पर रखकर यूजिन बनकर यहाँ आया था। एम्परर युयांग को देखकर कहता है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है, तो चिंग कहती है कि ये केस सॉल्व करने में मेरी मदद कर रहा है। एम्परर उससे कहता है कि ये काम हमारे डिपार्टमेंट का है, तो तुम बीच में ना पड़ो, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर युयांग वहाँ से नहीं जाता, इन इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देने लगता है। आगे वो लोग मेयर के बॉयफ्रेंड का घर ढूंढते हैं। मेयर के बॉयफ्रेंड ने अपने घर के लिए नया सामान खरीदा था। चिंग जब उसे मेयर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि काफी दिनों से मेरा कांटेक्ट उसे नहीं हो पा रहा। मैंने उसे ढूंढने की ट्राई की पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। युयांग उसे कहता है कि तुम्हें पता था कि मेयर मास्टर शाओ की बेटी है। तो वो ये सुनकर शॉक्ड होता है एंड कहता है कि मेयर मास्टर शाओ की बेटी है। हाँ, शायद इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। हम दोनों का बैकग्राउंड सेम नहीं है। मैं ठहरा गरीब और वो एक नोबल फैमिली की बेटी है। चिंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अभी अभी तुमने ये कहा कि तुम गरीब हो, तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए कि तुमने अपने घर के लिए नया सामान खरीदा। असल में तो मास्टर शाओ की कोई औलाद ही नहीं है। तुमने चंद पैसों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड मेयर को उसे बेच दिया। तुम जानते भी हो क्या कि अब वो मर चुकी है। ये जानकर मेयर के बॉयफ्रेंड को काफी पछतावा होता है। वो सोचता है कि अगर मैंने उसे पैसों के लिए नहीं बेचा होता तो हम दोनों खुश होते एंड वो भी जिंदा होती। अगले सीन में युयांग वहाँ से जा चुका था। जियानरेन कहता है कि मास्टर शाओ की तो कोई बेटी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एम्प्रेस टाउचर ने जानबूझकर मैजेस्टी को फंसाने के लिए ये प्लान बनाया। यहाँ एम्प्रेस टाउचर के पास वही सस्पिशियस इंसान आता है। वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना। तो वो कहता है कि मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है, यूजिन ही एम्परर है। ये सुनकर एम्प्रेस टाउचर खुद चेक करने के लिए जाती है। उसका चमचा कहता है कि खबर मिली है कि यूजिन अभी इन्वेस्टिगेशन करने में बिजी है। एम्प्रेस टाउचर जब एम्परर के कमरे में एंटर होती है तो वो अपने कमरे में था। ये देखकर वो सोचती है कि एम्परर यहाँ पर है, यूजिन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने मुझसे झूठ बोला। वो बस वहाँ से जा ही रही थी कि चिंग आकर कहती है कि आपने मेयर को जहर देकर मार डाला। एम्प्रेस टाउचर कहती है कि क्या बकवास कर रही हो। तो चिंग कहती है कि मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है। वो उसको वही जहर की बोतल दिखाती है कि तभी ही उनको खबर मिलती है कि पूरी शाओ फैमिली मर चुकी है। ये जानकर चिंग और एम्परर का शक एम्प्रेस टाउचर पर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। अब तो उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था कि बीच में उसका चमचा आ जाता है। वो कहता है कि ये सारा काम उसने किया है, इसमें एम्प्रेस टाउचर का कोई हाथ नहीं है। एंड एम्प्रेस टाउचर ये सुनकर यही कहती है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यानी कि एम्प्रेस टाउचर ने ही सारा कांड किया था, पर वो बचने के लिए अपने चमचे का नाम चढ़ा देती है। आगे एम्प्रेस टाउचर के चमचे को जेल में डाल दिया जाता है। एम्प्रेस टाउचर अपने कमरे में आकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी कि तभी ही वहाँ पर वो बंदा आता है एंड यहाँ पर रिवील होता है कि ये तो युयांग है। दूसरी तरफ एम्परर चिंग को उसके डैड के पास मिलवाने के लिए ले जाता है। अपने डैड को सही सलामत देखकर चिंग उसे थैंक यू कहती है एंड माफी भी मांगती है कि उसने पहले एम्परर को गलत समझा था। यहाँ पर पर्सनल गार्ड को फिर से विजन दिखाई देने लगते हैं एंड इस बार तो वो बेहोश ही हो जाती है। उसका छेद देखकर चिंग को भी पता लग जाता है कि यही लड़की ट्रैवलर है। पर्सनल कार्ड जब उठती है तो उसे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ गई थी। चिंग उसे कहती है कि तुम दूसरी दुनिया से हो ना। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट में आई थी,
पर मेरा मेमोरी लॉस्ट हो गया। चिंगचिंग उसे कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों केस को सॉल्व करने के बाद इस दुनिया से गायब होकर अपनी असल दुनिया में चले जाएंगे। पर्सनल गार्ड उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से गई तो फिर तुम्हारे जाने के बाद एम्परर का क्या होगा, तुम दोनों तो अलग हो जाओगे। ये सुनकर चिंगचिंग काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो ब्रोथल में आकर ड्रिंक कर रही थी एंड वो अपने साथ युयांग को भी बुला लेती है। जब एम्परर को इसके बारे में पता लगता है तो आज फिर से एम्परर युयांग के पास से चिंगचिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो युयांग को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो बचपन से ही चिंगचिंग को पसंद करता है, पर अब तो वो किसी और की है। अगले सीन में चिंगचिंग को जब होश आता है तो वो देखती है कि एम्परर उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा है, तो वो उसे कह देती है कि वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। वो जिस दुनिया से आई है वहाँ पर कार्स, एयरप्लेन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फोन, वीडियो गेम्स सब कुछ है। एम्परर उसे कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ और मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है क्योंकि ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिंगचिंग चाहती थी कि ये सब कुछ सुनने के बाद एम्परर उसे नफरत करने लगे एंड उसे भूल जाए, पर एम्परर उसे कहता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम दूसरी दुनिया से आई हो एंड जल्दी ही तुम अपनी दुनिया में वापस लौटने वाली हो, तो जितना भी टाइम बचा है मुझे उसमें तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज बनानी है। ये सुनकर तो चिंगचिंग भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों कह रहे थे कि कल का दिन एम्परर का आखिरी दिन होगा। अगले दिन कुछ मंत्री एम्प्रेस टाउचर से कह रहे थे कि इस साल बारिश नहीं हुई और फसल अच्छी नहीं उगी, जिस वजह से खाने की कमी हो गई है। कितने सारे गांव में लोग भूख से मर रहे हैं। लगता है कि भगवान हमसे नाराज है क्योंकि हमने गलत राजा को राजगद्दी पर बिठा दिया है। वो सभी लोग नारा लगाने लगते हैं कि उसे राजा को बदलना है। एम्प्रेस टाउचर ये देखकर काफी खुश हो रही थी क्योंकि जितने भी मंत्री नारा लगा रहे थे वो उसके ही चमचे थे। पर एम्परर उसका भांडा फोड़ते हुए कहता है कि ये एम्प्रेस टाउचर रोज का जितना खर्चा करती है उतने में तो एक गांव के लोग 1 महीने तक गुजारा कर लेंगे। इतना ही नहीं, उसने काफी सारी नोबल फैमिली की जमीनों को हथिया लिया है। 3 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें इसी ने ही आर्मी को विड्रॉ करने का ऑर्डर दिया था और नाम मेरा चढ़ा दिया था। उस ऑर्डर की वजह से पता है ना कि कितने सैनिकों की जान गई थी और एम्प्रेस टाउचर ने पूरी शाव फैमिली को हाल ही में ही खत्म कर दिया। एम्प्रेस टाउचर कहती है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है, इसका मतलब ये है कि तुम ही यूचिन हो। एम्परर कहता है कि आपने ठीक कहा, मैं ही यूचिन हूँ। मैं पिछले 11 सालों से यूचिन बनकर आपके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था और मुझे इसी दिन का इंतजार था कि कब मैं आपकी करतूतों के बारे में सभी लोगों को बताऊं। एम्प्रेस टाउचर तो हंसने लगती है एंड कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे। इतना कहकर वो अपने गार्ड्स को बुलाती है एंड कहती है कि यहाँ पर सारे लोग मेरी ही तरफ है। पर एम्परर जैसे ही एक इशारा करता है तो सभी गार्ड्स के हथियार एम्प्रेस टाउचर की तरफ पॉइंट हो जाते हैं। अब तो एम्प्रेस टाउचर कुछ भी नहीं कर सकती। एम्परर उसे जेल में डालने का ऑर्डर देता है एंड गुस्से से सारे मंत्रियों की तरफ देखता है, जिसे देखकर सारे मंत्री उसकी तरफ झुक जाते हैं कि तभी ही वहाँ पर युयांग अपने हमलावरों के साथ आ जाता है। पर चिंगचिंग को युयांग पर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए उन लोगों ने पहले से ही तैयारियां करके रखी थी। अब यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। युयांग यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला था तो चिंगचिंग उसे कहती है कि इसमें तो तुम भी मर जाओगे। तो वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एम्परर मर जाना चाहिए। पर जैसे ही चिंगचिंग को तीर लगने वाला था तो युयांग उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। मरने से पहले युयांग उसे कहता है कि बचपन में ही मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, मुझे खाने के लिए कुत्तों से लड़ना पड़ता था, सभी लोग मुझे देखकर मुझे भिखारी भिखारी कह के बुलाते थे। कुछ बच्चे मेरी इस हालत को देखकर मुझे रोज ही बुली करते थे, पर उस टाइम पर तुमने मेरी मदद की। पर देखो आज मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं रहता। इतना कहकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद चिंगचिंग भी वहाँ से जाने वाली थी, पर जाने से पहले वो एम्परर से कहती है कि अगर हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। एम्परर उसे कहता है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं तुम्हारा नाम लूंगा। फिर चिंगचिंग वहाँ से गायब हो जाती है एंड हमारी दुनिया में आ जाती है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। चिंगचिंग अभी भी एम्परर को नहीं भूली थी, उसे हमेशा ही एम्परर की याद आती रहती थी। यहाँ पर एम्परर का भी हाल कुछ ऐसा ही था, वो भी चिंगचिंग को नहीं भूला था कि तभी ही चिंगचिंग को एम्परर की आवाज आती है
कि वो उसका नाम ले रहा है। इसी के साथ इस ड्रामा का एंड यहीं पर ही होता है। एम्परर ने चिंग चिंग का नाम लिया, इसका मतलब ये है कि वो दोनों जरूर दोबारा मिलने वाले हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।